हेलो एवरीवन। अब तक हमने एचटेट पीजीटी फिजिक्स 2021 के पेपर के 91 से लेके 110 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 111, जो कि क्या है, कंसीडर ए हाइपोथेटिकल फिजन प्रोसेस। एक हाइपोथेटिकल फिजन प्रोसेस है वेयर एक टेरिलियम का न्यूक्लियस है, वो स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 आइडेंटिकल आयरन न्यूक्लियाई के अंदर। हाइपोथेटिकल फिजन प्रोसेस है जिसमें एक न्यूक्लियस स्प्लिट होके आयरन के 2 सेम न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी अदर पार्टिकल, जो और उसके साथ में कोई और अदर पार्टिकल रिड्यूस नहीं होता। द मास ऑफ टेरिलियम न्यूक्लियस इज 119.904040 mu and the mass of iron is 59.934078 mu at the moment when the 2 iron nuclei form। जब वो 2 न्यूक्लियाई बने थे, बट बिफोर दे स्टार्ट मूविंग अवे, दूर जाने से पहले, ड्यू टू कूलम रिपल्सन की वजह से वो दूर जाएंगे, तो उससे पहले ही हाउ फार अप्रोक्सीमेटली अपार्ट आर द 2 आयरन न्यूक्लियाई, ये बताना है कि वो जो 2 आयरन के न्यूक्लियाई हैं वो आपस में कितनी डिस्टेंस पर है। तो हम इसको सोल्व करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हेल्प से। कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले हम देखते हैं मास डिफेक्ट, कैलकुलेट करेंगे मास डिफेक्ट को। डेल्टा एम क्या है, सबसे पहले जो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का और फिर उसमें जो प्रोडक्ट बना उसका। तो मास जो है टेरिलियम का 52, टेरिलियम 120, और जो प्रोडक्ट बना है वो हमारे 2 आयरन के न्यूक्लियाई बने हैं, तो -2 इंटू मास ऑफ सिंगल आयरन का। तो डेल्टा एम ये गिवन है हमें 119.9048 म्यू, मतलब AMU यूनिट होती है मास की, -2 इंटू आयरन का मास हमें गिवन है 59.93407 AMU। डेल्टा एम सोल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, पहले माइनस किया, तो 0.03594 AMU हमारे पास आ गया। अब हम निकालते हैं कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई, क्यू की वैल्यू निकालेंगे। पहले हम AMU की वैल्यू को चेंज करके मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होती है, 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू को पुट करेंगे डेल्टा एम इंटू में ये वैल्यू AMU की, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी 33.48 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोल्व करके इस एनर्जी को हम जूल में कन्वर्ट करें तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब हम जूल में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 1.602 इंटू 10⁻⁻13 जूल। सोल्व कर लिया, 33.48 इंटू 1.602 इंटू 10⁻13 जूल। सोल्व किया तो 5.36 इंटू 10⁻⁻12 जूल। ये तो हमारे पास आ गई एनर्जी की वैल्यू। हमें निकालना है कि जो डिस्टेंस है D, कूलम्स रिपल्सन की वजह से जो आई है उनके बीच में, वो वाली वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस D। तो देखो, एट द इंस्टेंट ऑफ फ्यूजन बिफोर दे मूव अपार्ट, तो उनकी जो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 0 है। जब तक वो मूव नहीं किए हैं तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है। सो द जो क्यू वैल्यू है वो किसके इक्वल है, तो वो यानी काइनेटिक एनर्जी 0, तो वो किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के। सो द क्यू वैल्यू इक्वल दी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U ऑफ C। तो मतलब कि कूलम की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो कूलम लॉ की वजह से
तो Q इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई D। 1/4πε0 क्या होता है? K, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है? Z × E। Z किसका? आयरन का बना है, आयरन का 26, इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सोल्व किया तो क्या आ गया? 4.16 × 10⁻⁻18 कूलम। डी निकालना है। डी यहाँ पर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियाई। तो डी की वैल्यू निकाल लो। ये के है, ये क्यू, दोनों सेम ही तो है चार्ज। तो के × Q² बाई कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू यहाँ पर क्या है? एनर्जी है। तो डी इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो के की 9 × 10⁹ इंटू में Q² की वैल्यू पुट करो, हमने अभी देख ली। और पुट कर दो यहाँ पर कैपिटल क्यू यानी कि एनर्जी की वैल्यू। सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करके हमारे पास आ गया 2.9 × 10⁻⁻14 मीटर और 3 × 10⁻⁻14 मीटर के अप्रोक्सीमेट। तो ये हमारा आ गया 3 × 10⁻⁻14 मीटर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल प्रोपगेशन डिले थ्रू ए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज गिवन एज 100 नैनोसेकेंड। जो टोटल प्रोपगेशन डिले है एक फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास, उसके लिए टोटल प्रोपगेशन डिले जो दे रखी है वो है 100 नैनोसेकेंड है। हमें क्या निकालना है? द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी यूज विद दिस फ्लिप फ्लॉप इज, कि मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। वैसे तो सिंपल ये पता ही है हमें कि क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैक्सिमम फ्लिप फ्लॉप फ्रीक्वेंसी। और ये क्या दे रखा है? टोटल प्रोपगेशन डिले दे रखा है। तो देखो हम कैसे करेंगे। तो जो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल होगा? मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी फॉर ए फ्लिप फ्लॉप वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? बाय द मिनिमम क्लॉक पीरियड रिक्वायर्ड फॉर सेफ ऑपरेशन। कि जो क्लॉक पीरियड है वो क्या होगा? मिनिमम होगा। और जो डिपेंड करता है किस पर? विच डिपेंड ऑन इट्स टोटल प्रोपगेशन डिले। तो मिनिमम जो पीरियड है वो किस पर डिपेंड करेगा? टोटल प्रोपगेशन डिले के ऊपर। तो जो हमें दे रखा है टोटल प्रोपगेशन डिले, जो कि कितना दे रखा है? 100 नैनोसेकेंड। तो 100 नैनोसेकेंड है, तो 100 है, नैनोसेकेंड है 10⁻⁻9। सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10⁻⁻7 ऊपर जाएगा तो 10⁻7। और कैसे लिख सकते हैं इसको? 10 मेगाहर्ट्ज। तो बस, तो एफ मैक्सिमम जो है क्लॉक, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है? 1 टोटल प्रोपगेशन डिले। मतलब जो टाइम पीरियड है 1/t होता है ना क्लॉक पीरियड के, तो टोटल प्रोपगेशन डिले के क्या है? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 113 नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है? लेट लैम्डा नोट बी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट। कि जो लैम्डा नोट है वो क्या है? मैक्सिमम वेवलेंथ है लाइट की, लैम्डा नोट। विच कैन आयोनाइज ए हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जो कि क्या कर सकता है? आयोनाइज कर सकता है हाइड्रोजन एटम को, किसमें? ग्राउंड स्टेट में। Light on this wavelength is incident on a hydrogen atom। लैम्डा नोट मैक्सिमम वेवलेंथ है जो आयोनाइज करता है हाइड्रोजन एटम को, कहाँ पर? ग्राउंड स्टेट में। लाइट ऑन दिस वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन ए हाइड्रोजन एटम विच इज इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होगा तब वेवलेंथ देखनी है।
और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट विल बी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो वाली एनर्जी हमें बतानी है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 113 नंबर क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, एनर्जी जो होती है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एनी स्टेट n, किसी n स्टेट में हाइड्रोजन एटम की एनर्जी क्या होती है, En इज इक्वल टू माइनस ऑफ 13.6 डिवाइड बाई n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर द ग्राउंड स्टेट n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो एनर्जी कितनी होगी ग्राउंड स्टेट के लिए, माइनस 13.6 डिवाइड बाई 1 स्क्वेयर यानी कि माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टू कम्प्लीटली रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इनफाइनाइट की 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज डेल्टा E इज इक्वल टू E इनफाइनाइट माइनस E1। तो इनफाइनाइट पर तो 0 है, माइनस ऑफ माइनस 13.6 यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम निकालते हैं फोटोन एनर्जी। द प्रोबेबल स्टेट दैट लैम्डा नोट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ that can ionize the atom from its ground state, कि लैम्डा नोट क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ है वो जहाँ पर आयोनाइज करेगा एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट से। द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन मस्ट एग्जैक्टली मैच द मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी होगी इंसिडेंट फोटोन की वो भी तो मैच करेगी इसके साथ। तो एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगी, एच न्यू यानी सी बाई लैम्डा नोट, तो वो क्या है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी एन को क्या ले लेंगे 2, तो माइनस 13.6 डिवाइड बाई 2 स्क्वेयर, तो माइनस 13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वेयर यानी 4 यानी माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गई फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अब इन्होंने बोला था काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। तो व्हेन द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नोट स्ट्राइक द एटम इन द n इक्वल टू 2 स्टेट, द फोटोन ट्रांसफ़र ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जब वो सेकंड उसमें जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो उसको एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिफरेंस होगा बिटवीन दी इंसिडेंट फोटोन एनर्जी एंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी जो थी फोटोन एनर्जी माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, जो कि क्या है E इनफाइनाइट माइनस ऑफ जो सेकंड मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गई थी 0 माइनस ऑफ E2। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो क्या आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 114, जो कि क्या है, एक रोड है जिसकी लेंथ क्या है L है, वो रोटेट करती है विद ए स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। एक रोड है लेंथ L की है, वो रोटेट करती है स्मॉल बट यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहाँ से वो बाइसेक्ट होती है। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B एग्जिस्ट करता है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ रोड एंड एन वन एंड इच, एक एंड से और सेंटर ऑफ रोड से पोटेंशियल डिफरेंस बतानी है कितनी है। तो देखो
क्वेश्चन नंबर है 114। देखो, सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रोटेशन एक्सिस है जो कि क्या है, जो रोड है वो रोटेट कर रही है अबाउट इट्स सेंटर। यहाँ पे रोड क्या है, रोटेट कर रही है अपने सेंटर के अबाउट ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू आइदर एंड वो कितनी है, ये टोटल अगर L है तो ये L/2, ये L/2। अब हम डिफरेंशियल एलिमेंट सेटअप कर लेंगे कि कंसीडर कर लिया एक छोटा सा एलिमेंट dx एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। या सेंटर से एक छोटी x डिस्टेंस पर हमने एक स्मॉल सा एलिमेंट ले लिया, उसकी जो स्मॉल सी डिस्टेंस ले ली वो कितनी ले ली, dx ले ली। अब सबसे पहले हम वेलोसिटी देखें अगर, तो वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड ऑफ दिस एलिमेंट ही, उस छोटे से एलिमेंट की स्पीड कितनी होगी, यहाँ से डिस्टेंस क्या है x, वेलोसिटी होगी क्योंकि वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी से रोटेट कर रहा है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम मतलब 1/टाइम क्या होता है, ओमेगा। डिस्टेंस कितनी, x, तो x इंटू में ओमेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x इंटू ओमेगा। अब हम अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें जो क्या होती है d∅/dt और या फिर BA/t, और अगर मोशनल मतलब कोई चीज़ मोशन में है जैसे रोटेशन में है तो उसके लिए हमें पता है ईएमएफ क्या होती है, BLV। हमें पता ही है इस रिलेशन का, तो B मैग्नेटिक फील्ड, L और V वेलोसिटी, L लेंथ है, BLV या फिर BV। अगर स्मॉल सी लेंथ की बात कर रहे हैं तो dx। V वेलोसिटी अब ये भी निकाल ली जिसकी वैल्यू क्या है, x इंटू ओमेगा। सारी वैल्यू पुट करेंगे, bx dx ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द लेंथ, 0 to L/2 तक बोला है इन्होंने, एक ही वन एंड से पूछा है, 0 to L/2 bx dx ओमेगा। b ओमेगा कॉमन, x dx का इंटीग्रेशन x²/2 0 to L/2 आ जाएगी। पोटेंशियल जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ वो है b ओमेगा L² डिवाइडेड बाय 8। तो यही था हमारा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 115 क्वेश्चन, जो कि क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है उसको प्रोजेक्ट कर दिया है हमने एक प्लेन में परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल लिया और उसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया एक प्लेन में, जो किस तरीके से, परपेंडिकुलरली, किसके, मैग्नेटिक फील्ड की। द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। जो पाथ उसने बाउंड किया है, एरिया बाउंडेड बाय द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो एरिया जो बाउंड करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 115 को, एरिया बाउंडेड बाय द पार्टिकल किसके प्रोपोर्शनल आया। हमारे पास सबसे पहले हमने देखा कि जब एक चार्ज पार्टिकल, मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, वो क्या करता है, चार्ज पार्टिकल Q, चार्ज जिसका Q है, मास m है, एंटर करता है परपेंडिकुलरली इनटू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड है, और ये इसके क्रॉस लगा दिया, मतलब इनसाइड लगा दिया मैग्नेटिक फील्ड, ये इसके अंदर एंटर कर गया परपेंडिकुलरली। तो हमें पता है जब वो परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो कैसा पाथ बनाता है, सर्कुलर पाथ बनाता है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो सर्कुलर बनाता है। विद वेलोसिटी v से द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब मैग्नेटिक फोर्स, जब v चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो यहाँ पर यानी कि क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो एक्ट करेगा एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स।
एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, जो कि क्या होता है क्यू वी बी, वो किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के एम वी स्क्वेयर बाई आर की। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, आर के लिए सोल्व कर लेंगे, आर उधर चला गया, एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी, वी से भी कैंसिल, एम वी बाय क्यू बी। अब देखते हैं कि उसने एरिया बाउंड बाय द पाथ, जब उस मैग्नेटिक फील्ड में उसने कैसा पाथ लिया, सर्कुलर। सर्कुलर पाथ का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कुलर पाथ इज पाई आर स्क्वेयर। पुट कर देंगे आर की वैल्यू, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, आर की वैल्यू एम वी बाई क्यू बी का स्क्वेयर, तो पाई एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर बाई क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर। सोल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई एम बाई क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर। देखो 2 कैसे लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 पाई एम क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर, यहाँ हमने अलग से कर लिया इसको, हाफ एम वी स्क्वेयर, जो कि क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, ये सारा क्या है कांस्टेंट। तो हमारे पास क्या हो गया, ए जो है एरिया वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, काइनेटिक एनर्जी की। तो यही पूछा था उन्होंने कि जो एरिया बाउंड करेगा वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो वो प्रोपोर्शनल आया हमारा काइनेटिक एनर्जी की। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 116 नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, जो कि क्या है, इफ़ द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए फुल वेव रिएक्टिफायर इज 100 वोल्ट। अगर पीक वोल्टेज फुल वेव रिएक्टिफायर के लिए 100 वोल्ट है, इट्स डीसी वोल्टेज इज, तो उसकी डीसी वोल्टेज क्या होगी। तो जो एवरेज डीसी वोल्टेज होती है फॉर ए फुल वेव रिएक्टिफायर के लिए, उसको कैसे निकालते हैं, यूजिंग द पीक वोल्टेज वी एम। तो वी डी सी इज इक्वल टू 2 वी एम बाई पाई, वी डी सी की वैल्यू क्या होगी, 2 वी एम बाई पाई, 2 वी एम जो कि कितनी गिवन है 100 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू। सोल्व किया 63.7 वोल्ट आ गया हमारे पास। बस ये रिलेशन था, वी डी सी इज इक्वल टू 2 वी एम बाई पाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, जो कि क्या है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायामैग्नेटिक मटेरियल इज। जो ससेप्टिबिलिटी होती है एक डायामैग्नेटिक मटेरियल की, वो क्या होती है, वो नेगेटिव होती है एंड इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की। तो नेगेटिव एंड इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी डायामैग्नेटिक की तो -1 होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर बात करें पैरामैग्नेटिक की, तो ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फेरो की बात करें तो जाई जो है प्रोपोर्शनल होता है 1/T - TC। नेगेटिव और प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर किस केस में है, हमारे पास डायामैग्नेटिक के केस में। अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118 की, जो कि क्या है, एक लीनियर हार्मोनिक ओसिलेटर है जिसका चार्ज है E, वो परटर्ब किया जाता है बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड E से। एक लीनियर हार्मोनिक ओसिलेटर, चार्ज है E, उसको परटर्ब कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड E से अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। देन हमें क्या निकालना है, EN1 विल बी। तो हमें निकालना है EN(1) निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखो इसको कैसे करना है, हमें इसमें निकालना है फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ऑफ ए परटर्ब्ड हार्मोनिक ओसिलेटर। जब एक चार्ज हार्मोनिक ओसिलेटर को, सबसे पहले हम परटर्बेशन देख लेते हैं कितनी है। व्हेन ए चार्ज हार्मोनिक ओसिलेटर इज प्लेस
in a uniform electric field E along positive z direction, तो इट एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो उस पर पोटेंशियल लगेगी। तो जो पर्टर्बेशन है एच डैश वो कैसी होगी? पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन इज गिवन बाय माइनस क्यू ई जेड। क्यू माइनस क्यू क्या है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन का फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, तो वो क्या कहती है? तो अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी, द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी of the n state En of 1 is expectation value of the perturbation operator in the unperturbed state n। तो En of 1 is equal to n h dash n। h dash की वैल्यू पुट करो माइनस क्यू ई जेड, तो माइनस क्यू ई कॉमन n जेड n। अब हम इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालते हैं। For an unperturbed quantum linear harmonic oscillator, the stationary state have definite parity। जो unperturbed quantum linear harmonic oscillator है, stationary state के लिए उसकी parity definite होती है, means alternating even और odd function। यहाँ पर जो पोजीशन फंक्शन ऑपरेटर है z, वो कैसा है? odd है, तो z is an odd function। तो इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू वो क्या होगा? ओड ही होगा। साई एन जेड, साई एन डी जेड वो भी ओड। जब हम इसको ओड फंक्शन को लिमिट लगा के पुट करके सोल्व करेंगे तो वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो यानी कि ई एन ऑफ 1 ऑफ माइनस क्यू, ये वाला जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो इन्होंने जो पूछा था कि फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एनर्जी जो है वो कितनी है, तो वो हमारे पास कितनी आई? जीरो आई। या अगर ऐसे समझ नहीं आया तो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को, 118 नंबर क्वेश्चन को। ई क्या दे रखा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई जेड कैप। एनर्जी क्या होती है? हैमिल्टोनियन एनर्जी ही है। वो क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? क्यू ई इंटू में डी। तो एच डैश क्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू ई जेड कैप, डी की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है जेड डायरेक्शन में, जेड जेड कैप 1, तो क्यू ई जेड पर्टर्बेशन है ये एच डैश। अब एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब जो करेक्शन निकालनी है ई एन ऑफ 1, तो क्यू ई जेड की एक्सपेक्टेशन, तो ये इस ऑसिलेटर के लिए, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जेड कैप सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? जीरो आएगी। तो एच डैश क्यू ई जेड एन जेड एन, जेड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, साई जेड साई, ये कैसा फंक्शन है? जो है हमारा ओड फंक्शन है। एक्स एन जीरो होता है ओड फंक्शन, और जब 1 के लिए भी, 3 के लिए भी, 5 के लिए भी, तो वही है, उससे कर लो या ऐसे कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, जो कि क्या है? हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, मूव इन ए हेलिकल पाथ। एक चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव कर रहा है अंडर ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। किसके अंडर? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंडर। इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज सच दैट द कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्वाइस द कंपोनेंट इन द प्लेन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो कंपोनेंट हमारा परपेंडिकुलर में है वो 2 टाइम है पैरेलल वाले कंपोनेंट से। द रेशियो P बाई R ऑफ द पिच P टू द रेडियस R ऑफ द हेलिकल पाथ इज। हमें क्या बताना है? रेडियस जो रेशियो है P बाई R की, पिच P की और रेडियस R की, किसकी? हेलिकल पाथ की। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 119 को कैसे करना है हमें, यहाँ से देखते हैं। ये हमारा क्या है? पाथ है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये एंगल थीटा है, यहाँ पर वी कोस थीटा,
ये v साइन थीटा, ये v परपेंडिकुलर है, ये v पैरेलल कंपोनेंट है। यहाँ से क्या है, ये पिच है। गिवन क्या है कि जो पैरेलल का कंपोनेंट है वो 2 टाइम गिवन है v परपेंडिकुलर से। एक चार्ज पार्टिकल in a uniform magnetic field B experience a magnetic Lorentz force perpendicular to its velocity component in the normal plane। तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, एक लॉरेंज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। V परपेंडिकुलर क्या है, ये है वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है, पैरेलल वेलोसिटी कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, v पैरेलल टू v परपेंडिकुलर। अब हम निकालते हैं रेडियस और पिच के लिए। जब हम जब भी परपेंडिकुलरली एंटर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। तो द सर्कुलर मोशन इन द नॉर्मल प्लेन वो किसकी वजह से होगी, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर मोशन। तो एम वी सर्कुलर पाथ यानी कि जो लॉरेंज फोर्स है वो किसके इक्वल है, क्यू वी बी के। और जो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, एम वी स्क्वेयर बाई आर के। वी से वी कैंसिल, आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एम वी बाई क्यू बी। और ये वी कौन सी वाली है, परपेंडिकुलर वाली। अब बात करते हैं टाइम पीरियड की। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। कैसे, जो टाइम पीरियड है, टाइम लेगा एक फुल रिवॉल्यूशन में, वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ओमेगा की वैल्यू है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्यू बी बाई एम। और जो टाइम पीरियड है टी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू से हम निकाल लेंगे टाइम पीरियड 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी, ये वाली होगी टी की वैल्यू। अब हम पिच देखते हैं, पिच क्या होती है। पिच जब ये ट्रैवल कर रहा है ना, ये जब इसने एक सर्कल मतलब एक पाथ उसने रिवॉल्व किया, उसने उसको पिच बोलते हैं। पिच मतलब द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल along the magnetic field during one full revolution time period। जब मान ले जैसे ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे ऐसे, तो जब इसने एक सर्कल पूरा करके जितनी उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी, कि लीनियर डिस्टेंस, लीनियर का मतलब ये वाली यानी कि v cos थीटा पैरेलल कंपोनेंट, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड along the magnetic field during one full revolution। तो डिस्टेंस वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। पिच क्या है, डिस्टेंस, तो वेलोसिटी इनटू में टाइम। तो पिच हमारी वेलोसिटी इनटू में टाइम किसकी वजह से है, पिच पैरेलल कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस। तो v पैरेलल इनटू में टाइम पीरियड 2 पाई m डिवाइडेड बाय क्यू बी। निकालना क्या था, रेशियो निकालनी है p बाय r की। तो p की वैल्यू देखो अभी आई 2 पाई m बाई क्यू बी इंटू में v पैरेलल और डिवाइड बाय r की वैल्यू किसकी वजह से है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, क्योंकि सर्कुलर पाथ किसकी वजह से था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो क्यू बी बाय एम वी परपेंडिकुलर। और क्या गिवन था, v पैरेलल इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ v परपेंडिकुलर। तो p बाय r की वैल्यू सोल्व करो, देखो पुट करके वैल्यू को, v पैरेलल को 2 टाइम, हमारे पास जो वैल्यू आई p बाय r की वैल्यू है 2 पाई और इनटू में क्या है v पैरेलल बाय v परपेंडिकुलर जो कि 2 टाइम है, तो वो क्या हो जाएगा 4 पाई। तो p बाय r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 पाई। अब हम करते हैं अपना हेलिकल मोशन आ गया उसका, और जो पिच है और जो r का रिलेशन है वो क्या है, p बाय r 4 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 120 क्वेश्चन है, जो कि क्या है, एक पॉइंट चार्ज है
ये एक पॉइंट चार्ज है, प्लेस सिमेट्रिकली एट ए डिस्टेंस d फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन्स। दो इनफाइनाइट ग्राउंडेड कंडक्टिंग प्लेन है, उनसे वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर d डिस्टेंस पर है। एज शोन इन द फिगर द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इज, और जो k की वैल्यू है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेट फोर्स देखना है चार्ज पर कितना है, तो ये कैसे सोल्व होगा, ये होगा मेथड ऑफ इमेज से। देखो कैसे करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को हम मेथड ऑफ इमेज लगाएंगे। क्यों, जब भी हमें फाइंड करना हो नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज क्यू नियर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन, तो हम यूज़ करते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन दे रखी हो कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन हो, तो हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ इमेज का। तो सबसे पहले हम इमेज चार्ज को सेटअप कर लेते हैं। कैसे किया, सेट कर लिया द इंटरेक्शन ऑफ टू प्लेन किया एज द ओरिजिन, कि मान लो ये ओरिजिन है 0 0 पर, जो रियल चार्ज है हमारा क्यू वो कहाँ है, यहाँ से d डिस्टेंस पर, और यहाँ से भी कहाँ है, d डिस्टेंस पर है। ये वाला रियल चार्ज है क्यू, जो कि कहाँ है, d डिस्टेंस पर है, दोनों साइड से d डिस्टेंस है। अब हम इमेज चार्ज सेटअप करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज लेंगे, दो पॉजिटिव, और एक ये तो था ही, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव है तो इसके यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव, और एक और हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो दो नेगेटिव इमेज चार्ज हमने ले लिए। एक माइनस क्यू लिया, वो कहाँ लोकेटेड है वो माइनस के डी पर, माइनस डी, और एक है डी माइनस के डी पर। देखो यहाँ पर है, तो ये यहाँ से वाई एक्सिस क्या है, माइनस के डी, और एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ से ये है इधर से डी, एक्स एक्सिस तो है डी और वाई एक्सिस है माइनस के डी। कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहो यहाँ लिख लो, ये है डी और डी, और ये वाले कोऑर्डिनेट क्या है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस माइनस के डी। अब ये वाला देखो, इसके लिए एक्स एक्सिस क्या है, माइनस के डी, और वाई एक्सिस क्या है, डी। और एक हमने ले लिया, वन पॉजिटिव इमेज चार्ज प्लस क्यू इज लोकेटेड एट माइनस डी, ये दोनों ही इसमें क्या है, माइनस डी और माइनस डी पर ये लोकेटेड है। और ये क्या मेंटेन करेंगे, टू मेंटेन ए जीरो पोटेंशियल बाउंड्री कंडीशन ऑन बोथ प्लेन। अब हम बात कर लेते हैं फोर्स कंपोनेंट की। अट्रैक्टिव फोर्स होगा फ्रॉम ईच माइनस क्यू चार्ज अलोंग द एक्सिस। जो भी हमारा माइनस क्यू चार्ज है, ये क्या है हमारा पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स दिखाएंगे। इसकी वजह से और इसकी वजह से तो लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम ईच माइनस क्यू चार्ज अलोंग द एक्सिस। तो एफ एक्सिस जो फोर्स लगेगा वो क्या होता है, फोर्स के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है। तो देखो के Q1 Q2, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव, तो माइनस आएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, ये देखो ये d और ये भी क्या है d, डिस्टेंस टोटल कितनी है 2d, यानी कि 2d का स्क्वायर यानी कि 4d का स्क्वायर, और ये कहाँ है, टुवर्ड द प्लेन है। रिपल्सिव फोर्स जो है वो किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है ये, और ये क्या है, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, और कहाँ से, अलोंग दी डायगोनल लगाएंगे, एफ ऑफ डायगोनल। इसकी वजह से भी क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ये दो अट्रैक्टिव फोर्स हैं, माइनस क्यू इंटू में क्यू, के क्यू स्क्वायर बाय 4d का स्क्वायर, ये वाला और ये वाला, तो इसकी वजह से इसकी वजह से। अब रह गया हमारा डायगोनल वाला। तो डायगोनल वाला फोर्स जो है वो देखो क्या आएगा, डायगोनल
ये पॉजिटिव, के इंटू में क्यू स्क्वायर डिवाइड में रह गया ये डिस्टेंस आर, ऐसे लिखते हैं ना कुलम एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 सेम ही है, क्यू स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें। ये देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2D, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 2D, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 4D का स्क्वायर सोल्व करेंगे और ये वाली जो लाइन डायगोनल वाली डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी 2√2D आएगी। तो हमारे पास ये आ जाएगा 2√2D का स्क्वायर। तो जो ये वाला फोर्स आएगा पॉजिटिव की वजह से वो आएगा हमारा क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 8D का स्क्वायर। और वो भी क्या है पॉजिटिव में रिपल्शन होगी, अवे जाएगा वो, अवे फ्रॉम द कॉर्नर। ये भी इसी की तरफ आ रहा है, ये भी इसी की तरफ आ रहा है, और ये वाला कहाँ जा रहा है अवे फ्रॉम द कॉर्नर। अब हम नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि नेट फोर्स क्या काम करेगा। क्योंकि जो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है वो ज़्यादा है, एक दो है ना अट्रैक्टिव फोर्स F1 और F2 दोनों क्या कर रहे हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्टिव फोर्स कंपोनेंट डोमिनेट कर जाएंगे टुवर्ड द प्लेन, और नेट फोर्स जो होगा वो हमारा पॉइंट डायगनली इनवर्ड डायरेक्टली टुवर्ड द कॉर्नर। तो पॉइंट जो होगा नेट फोर्स वो टुवर्ड द कॉर्नर ही आएगा। और नेट फोर्स हमारा देखो कितना होएगा, या तो इस नेट फोर्स इससे भी निकाल सकते हैं कि एक F1 एक F2, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 90, तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर 91 कोस 90 0। तो F इज इक्वल टू F1 और F2 की वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, √2 F1 वैल्यू पुट कर दो, माइनस के क्यू स्क्वायर √2 4D स्क्वायर। तो F नेट हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें तीसरा भी ऐड कर लिया, जो ये तो इनकी वजह से आ गया, दो की वजह से F1 और F2 की वजह से, तीसरा वाला डायगोनल वाला था जो उसकी वजह से ये आया। सोल्व कर लो उसको, हमारे पास क्या आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8D स्क्वायर 1 माइनस 2√2 के क्यू स्क्वायर बाई 8D स्क्वायर 2√2 माइनस के 1, और वो भी किसकी तरफ आएगा टुवर्ड द कॉर्नर, तो टुवर्ड P। बस ये क्वेश्चन था। अब अगले जो 10 क्वेश्चन बचते हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।